बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हैदराबाद के गांव में रहती थी। हमारे गांव में एक रस्म थी जो शादी से एक रात पहले लड़की को निभाना होती थी, जिसकी वजह से वो शादी की रात ही हमला हो जाती। वजह ऐसी कि जान के रोंगटे खड़े हो जाएं। आज भी हमारे गांव में पंचायत लगी हुई थी। मैं बिल्कुल खामोश गुमसुम सी बैठी थी। सामने कुर्सी पर गांव का जागीरदार बैठा था। कहने लगा, जब आज तक इस गांव में रीतो रवाज नहीं बदले तो क्या तेरी बेटी आसमान से उतरी है जमाले। मैं शहर से पढ़कर आई थी, इसलिए चाहती थी कि इन घटिया रस्मों को ख़त्म कर दूं। लेकिन ये जागीरदार पंचायत लगाकर बैठ गया। कहने लगा, तेरी बच्ची ने 4 जमातें क्या पढ़ ली, अब वो बताएगी कि हमें क्या करना चाहिए। देख जमाले, तेरी बेटी के लिए गांव का कोई रीतो रवाज नहीं बदलूंगा। मैंने जो कह दिया वही कह दिया, पत्थर पे लकीर है, समझा। और समझा दे अपनी बेटी को, ज़्यादा ज़बान दराजी की ज़रूरत नहीं, वरना हमें ज़बान काटनी भी आती है। उसके जाते ही मेरा बाप आंसू बहाता मुझसे कहने लगा, क्यों मुझे पूरे गांव के सामने जलील करती है। मैंने कहा, अब्बा मेरा गला दबा दे या कुएं में फेंक दे, लेकिन मैं ऐसी घटिया रस्म नहीं निभाऊंगी। मेरा ये कहना था कि मेरा बाप मुझे मारने के लिए लपका। मेरी माँ फ़ौरन बीच में आकर मुझे पीछे धकेल कर कहने लगी, जमाल तू जा यहाँ से, इसकी हड्डी पसली तो मैं तोड़ दूंगी। देखती हूँ ये कैसे इनकार करती है, इसकी गज़ भर लंबी ज़बान काट दूंगी। मैंने कहा, अम्मा अगर तू तालीम ना दिलवाती तो तेरा क्या ख्याल है मैं इन रस्मों की भेंट चढ़ जाती। हरगिज़ नहीं, मैं यूं ही इख्तिलाफ़ करती। ये सुनना था कि मेरी माँ ने मेरे मुंह पे खींच के थप्पड़ मार दिया, मुझे कमरे में बंद किया और दरवाज़ा लॉक कर दिया। मैं बार बार दरवाज़ा खटखटा रही थी कि माँ मुझे यूं बंद दरवाजे से मेरी ज़बान खामोश नहीं करा सकती। लेकिन मेरा चीखना चिल्लाना सब दम तोड़ चुका था। मेरे घर वालों पर जैसे मेरी बात का कोई असर नहीं था। वो कहते थे कि तुम्हें ये रस्म हर हाल में करना पड़ेगी। मैंने कहा, मैं निकाहनामे पे साइन नहीं करूँगी, ना ही ईजाब को कबूल करूँगी, जब तक मैं अपने होने वाले शोहर से बात ना कर लूँ। ये सुनना था कि बाप का पारा हाई हुआ। वो कहने लगे, क्यों मेरी इज़्ज़त की पगड़ी उछालने पे तुली हुई है। तू क्या समझती है करम दीन को इस बात का इल्म नहीं। उसे भी पता है, लेकिन वो तुम्हारी तरह सरफिरा नहीं है, उसे कोई एतराज़ नहीं इस बात पर। यह सुनकर मुझे अपने मंगेतर के मैट्रिक पास होने पर भी शुबा होने लगा। अगर किस्मत से उसने 10 जमातें पढ़ ही ली थी तो कम से कम इस बात का कुछ तो सबूत देता। मैं अकेली ही अपने हक में खड़ी थी, लेकिन मेरे मुखालिफ जागीरदार समेत पूरा गांव था। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी। 4 दिन के बाद मेरी शादी थी, लेकिन जागीरदार की रीतों रवाजों के तहत मुझे शादी से एक दिन पहले जागीरदार के घर जाना था। मैं जानती थी कि वहाँ रीतों रवाजों के नाम पर कौन से घिनौने काम होते हैं। मैं मुल्तान के करीब एक गांव में रहती थी, जो शुरू से ही मुझे तालीम हासिल करने का बेहद शौक़ था। हमारे गांव में 10वीं जमात के बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी। मैंने 10वीं जमात अव्वल नंबर पर पास की तो मैंने अपने अब्बा से ज़िद की कि मुझे तालीम हासिल करने के लिए मुल्तान जाना है, ताकि अपना तालीमी सिलसिला जारी रख सकूं। लेकिन अब्बा ने इनकार कर दिया कि अब घरदारी सीख। लेकिन मेरा शौक़ तो जुनून पकड़ता जा रहा था। मैं रोने लगी। अब्बा की मिन्नत समाजत की। शायद मेरा रोना धोना अपने अब्बा से देखा नहीं गया, इसलिए उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। मैं मुल्तान के कॉलेज में पढ़ने लगी, क्योंकि मुझे वकील बनने का शौक़ था। मैंने वकालत की पढ़ाई शुरू कर दी। जब 14 जमातें पढ़ने के बाद मैंने अब्बा से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, तो अब्बा ने जागीरदार समेत गांव के काफ़ी मेहमानों को घर में दावत दी थी। जब मैंने अगली फरमाइश अब्बा के सामने रखी तो जागीरदार भी अब्बा के साथ ही बैठा था। यह सुनकर उसके माथे पे बल पड़े थे। मुझे गुस्से से देखने लगा। कहने लगा, लड़की तूने वकील बन के क्या करना है। मैंने सीधा सीधा अपना मकसद बता दिया। मैंने कहा, मुझे अपने गांव के बहुत से रवाजों से इख्तिलाफ है, जिसकी ना तो हमारी शरीयत इजाज़त देती है, ना ही कानून। मुझे वो रिवायात ख़त्म करनी है। मैंने ये कहा तो जागीरदार हत्थे से उखड़ गया। कहने लगा, इसकी बात सुनी तूने जमाले? अरे अपनी बेटी की बातें सुन।
यह हमारे बड़ों की रीत और रवाज को ख़त्म करने का कहती है। मुझे तो लगता है मुल्तान के जिस कॉलेज में पढ़ाई करने जाती है वहीं कोई चक्कर चलाया होगा। अब देख लेना अपने बचपन के मंगेतर से शादी से इनकार करेगी। जागीरदार की बात सुनकर मैंने कहा, मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं। मैं जानती हूँ मेरे बाप ने मेरे लिए जो फ़ैसला किया है वह ठीक किया है। कॉलेज में जाने का मकसद इल्म हासिल करना होता है। जागीरदार तो मेरी बात सुनकर और मेरा एतमाद देखकर हक्का बक्का रह गया। पहली बार मेरे अब्बा का सर फ़ख्र से ज़रूर बुलंद हुआ था। बचपन से मेरी मंगनी मेरे तायाज़ाद के घर तय थी। वो एक शरीफ नौजवान था। अब्बा कहने लगे, मेरी बेटी ऐसी नहीं कि बचपन के मंग को छोड़ दे। मैंने कहा कि क्या गांव की कंवारी लड़की शादी से एक दिन पहले जागीरदार के घर पर जाए, वो उसे कमरे में रखे ताकि वो शादी की पहली रात हामला हो जाए। ये सुनकर जागीरदार का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ। वहाँ मौजूद गांव के बाकी मर्द ख़वातीन मुझसे कहने लगे, ये सब रीत है और इस गांव में बरसों से चली आ रही है। मैंने कहा, ये ज़िना है, गुनाह कबीरा है। मेरी बात सुनकर हर कोई मुझे बुरा भला कहने लगा कि ये लड़की हमारे बुज़ुर्गों के कायम करदा रवाजों को गुनाह कह रही है। इसे ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि पूरा गांव इसकी मौत पर कांप उठे। मेरी माँ मुझे घर में लाकर कहने लगी, ये तूने क्या किया, अब लोग तुझे नहीं छोड़ेंगे। मेरी माँ बुरी तरह घबरा रही थी। बाहर शोर की आवाज़ें आ रही थीं। गांव वाले मेरी बात समझने की बजाय उल्टा मुझे ही बुरा भला कह रहे थे। मेरे वालिद साहब मेरे कमरे में आए, गुस्से से भरे हुए थे। कहने लगा, इसकी ज़बान को लगाम लगानी है। कल ही मुझे करमदीन को और उसके घर वालों को बुलाकर इसकी शादी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जागीरदार का हुक्म है, इससे पहले कि ये लड़की हमारे खिलाफ सर उठाए। इसे इसका घर का करो, और वो भी सारी रीतों रवाजों के साथ। ये सुनकर मैं तिल मिला गई। मैंने कहा, अब्बा, मैं ऐसी कोई घटिया हरकत नहीं करूँगी। अगर किसी ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं कानून का दरवाज़ा खटखटाऊँगी। मेरे इनकार पर मुझे कमरे में बंद कर दिया गया। एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरी शादी का फ़ैसला सुना दिया गया था। मुझे लगा करमदीन 10 जमाते पास है, मेरी बात को समझेगा, लेकिन मेरी माँ ने मुझे अच्छी तरह से बता दिया था कि वो किसी सूरत इख्तिलाफ़ नहीं करेगा। मैं अकेली थी लेकिन हक पर थी। मैं किसी भी गुनाह का इर्तिकाब नहीं कर सकती थी। मेरी शादी से एक दिन पहले ही मेरी वालिदा ने मुझे उरूसी लिबास पहनाया और चली गई। कहने लगी कि ये उरूसी लिबास लो और बिला चूँ चरा पहन लो, वरना जिस कमरे में मुझे बंद किया गया था वहाँ न रोशनदान था, न खिड़की कि मैं वहाँ से भाग सकती। न जाने हमारा माशरा कब इस जहालत से बाहर निकलेगा, कब हम इन जागीरदारों को अपना खुदा समझना छोड़ देंगे, कब ये पंचायती निज़ाम ख़त्म होगा। मैं जानती थी मेरा अंजाम बुरा होगा, लेकिन मैं ये गुनाह नहीं करना चाहती थी। शाम को जब मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला और मुझे उसी लिबास में देखा तो गुस्से से कहने लगी, क्यों अपने साथ हमें भी मरवाना चाहती है। मैंने कहा, अम्मा, मुझे थोड़ा सा जहर ला दे, पर मेरे साथ ये जुल्म न कर। माँ कहने लगी, खुदा के लिए दुल्हन बनकर चली जा जागीरदार के पास। एक रात की बात है, फिर भूल जाना, माफ़ी मांग लेना अगर तुझे ये गुनाह लगता है। मैंने कहा, ये कौन सा तरीका है, गुनाह का इर्तिकाब इसलिए किया जाए कि बाद में तौबा कर ली जाएगी। मेरे लाख इनकार करने पर भी मुझे मारपीट कर दुल्हन बनाया गया। मैं दुल्हन बनी हुई थी, मेरे चेहरे पर ज़ख्मों के निशान थे। मैं लंगड़ाते हुए चल रही थी। मुझे गाड़ी में बिठाकर जागीरदार की हवेली में रुखसत किया गया था। जब मैं हवेली में पहुंची तो सन्नाटा छाया हुआ था। रात के 12 बज रहे थे। गाड़ी से नीचे उतरी तो एक औरत मुझे सहारा देते हुए कमरे तक ले गई। जागीरदारों के घर की ख़वातीन मुझे देखकर गुस्से से अपना रुख बदला और कहने लगी, नाफरमान जागीरदारों के साथ रात गुजारना तो लड़कियां खैर बरकत समझती हैं, और ये कमीनी इसे गुनाह कह रही है। मुझे जागीरदार के कमरे में बिठाया गया। वो कमरा बिल्कुल खाली था। मैं बेड पे बैठ गई। कुछ ही देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और जागीरदार बड़े गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ। उसने पूरी कुव्वत से कमरे का दरवाज़ा बंद किया था और मेरे पास आकर मेरे दोनों जबड़ों को अपने हाथों की सख्ती से दबोचा और गज़बनाकी से धारते हुए कहने लगा, किस बात की अक्कड़ थी तुम्हें? ये कौन सा नया पाठ पढ़ाना शुरू किया है गाँव वाले को?
मैंने गुस्से से उसे देखा और पूरी कुव्वत लगाकर मैंने उसका हाथ अपने मुंह से पीछे किया। मैंने कहा, तुम खुद को मर्द कहते हो, क्या यह है तुम्हारी मर्दानगी? कमज़ोर हस्ती पर मारपीट करके उसे ज़बरदस्ती अपने कमरे में लाके जिनाकारी करते हो। मैंने उसके मुंह पर थूका था, फिर तो वो यूं था जैसे मुझे जान से मार डालेगा। उसने अपनी आस्तीन से चेहरा साफ किया और कहने लगा, आज तेरा वो हशर करूँगा कि तू सुबह तक मर चुकी होगी। जागीरदार की उम्र 60 से 65 साल के लगभग थी। इससे पहले कि वो मुझे निशाना बनाता, मैंने पूरी कुव्वत से दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर उसे धक्का दिया तो वो ड्रेसिंग टेबल के पास जाके गिरा। उसका सर टेबल के कोने से टकराया था। मैं आगे बढ़ी, परफ्यूम की बोतल दीवार पर मारकर उसे तोड़ा और उसका जो टूटा हुआ हिस्सा मेरे हाथ में था उससे मैंने उसके पेट पर कई वार किए। खून के फव्वारे निकलने लगे। मेरे हाथ जागीरदार के खून से रंग चुके थे। शोर की आवाज़ से बाहर का दरवाज़ा खटकने लगा। मैंने दरवाज़ा खोल दिया, मेरे हाथों को खून से लथपथ देखकर और ज़मीन पर गिरी उस खबीस जागीरदार की लाश को देखकर उस घर की ख़वातीन रोने धोने लगी। उनके गार्ड्स और बेटों ने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। मैं इस वक्त जेल में बैठी थी, उसी उरूसी लिबास में। मेरे हाथ अब तक खून से रंगे हुए थे। अभी तो मुझे गांव की जेल में डाला गया था, लेकिन सुबह होती ही मुझे शहर लेकर जाना था। मैं जानती थी जागीरदार के बेटे मुझे फांसी दिलवा कर ही दम लेंगे। मुझे पता था कि मेरा अंजाम क्या होगा, लेकिन कम से कम मैंने खुद को उस गुनाह से बचा लिया था। मेरा यकीन था कि मेरी आगे की मंजिलें कामयाबी की तरफ होंगी। मेरा रब मुझे इंसाफ ज़रूर दिलाएगा। मेरी दुआ यही थी कि काश मेरी कोशिश कभी नाकाम ना हो और इस गांव में जुल्म के ख़िलाफ़ ऐसी आवाज़ें उठती रहें, क्योंकि एक उठने वाली आवाज़ को तो लोग दबा सकते हैं, लेकिन यही आवाज़ अगर इज्तिमाई तौर पर उठाई जाए तो कोई भी इस आवाज़ को नहीं दबा सकता। चंद रोज़ बाद ही मेरी अदालत में पेशी थी। मैं अदालत के कटहरे में खड़ी थी, लेकिन बेखौफ थी। जागीरदार के बेटों ने मुल्तान का सबसे बड़ा वकील हायर किया था, जो अपने बयानात दे रहा था। कह रहा था कि मकतूला के हाथ से कांच का टुकड़ा बरामद हुआ और कमरे में सिर्फ जागीरदार और यही लड़की थी। जागीरदार के घर वाले इस बात की गवाह है कि उन्होंने इसे कत्ल करते देखा है। सामने बैठा जज मुझसे पूछने लगा, क्या तुमने कत्ल किया है? मैंने कहा, जी हाँ, मैंने कत्ल किया है, लेकिन बहालत मजबूरी, अपनी सेल्फ डिफेंस की खातिर। जज हैरत से मुझे देखने लगा, कहने लगा, क्या मतलब? मैंने कहा, सर, कानून के हिसाब से दफ़ा 96 के तहत अपनी हिफाजत के लिए अगर आप कोई भी कदम उठाते हैं और आपसे कत्ल हो जाता है तो उसकी कोई सज़ा नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ मुझे सज़ाए मौत दी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान का कानून बिका हुआ है। सामने बैठा हुआ जज बड़े गौर से मेरे चेहरे की तरफ देख रहा था। मैं भी जानती थी कि ये जज भी बिका हुआ है, क्योंकि मेरा केस किसी आम इंसान के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि जागीरदार के ख़िलाफ़ था। ये भी जानती थी यकीनन मेरे घर वाले भी मेरे ख़िलाफ़ होंगे। वहाँ पे मेरे माँ बाप भी मौजूद थे, जिनकी आंखों में आंसू थे। वो मुझे मुलामती नज़रों से देख रहे थे। जागीरदार के दोनों बेटे भी वहाँ मौजूद थे, जो मुझे खून आलूद नज़रों से देख रहे थे। एक पल को मेरा वजूद लरस सा गया था, लेकिन जागीरदार को तो मैंने मार दिया था। मैं समझ रही थी कि मैंने गांव से इस नासुर को ख़त्म कर दिया। अभी तक तो जागीरदार के 2 और बेटे भी मौजूद थे। कहीं बाप के जाने के बाद बेटे इस रस्म को आगे ना बढ़ाएं। पता नहीं मैं ज़िंदा रहूं ना रहूं, मगर गांव की बाकी लड़कियां भी क्या इस सब का शिकार होती रहेंगी। मेरा वजूद लरज़ कर रह गया था। काश कोई और भी मेरे साथ हो और मेरी आवाज़ बने। जज ने तमाम केस पर नज़र दौड़ाई और कहा कि इस लड़की ने अपने गांव के जागीरदार को कत्ल किया है, इसलिए इसे फांसी की सज़ा दी जाती है। मुझे जानवरों की तरह घसीटते हुए दोबारा जेल में डाल दिया गया था। 1 हफ़्ते के बाद मुझे मौत की सज़ा दी जानी थी। मैं जानती थी कि यहाँ पर भी अगर नाइंसाफ़ी का सहारा लिया गया है, सेल्फ़ डिफेंस में अगर कोई शख्स कत्ल करे तो उसे सज़ा नहीं होती। बहरहाल अब मेरी आखिरी रात थी। अगले रोज़ मुझे फांसी की सज़ा होनी थी। मुझे जेल के बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। वो औरतों की आवाज़ें थीं और 1-2 आवाज़ें नहीं बल्कि बाकायदा किसी एहतिजाज की सूरत में कई लड़कियों और ख़वातीन की आवाज़ें थीं, जो मेरा नाम लेकर एहतिजाज कर रही थी कि मुझे रिहा किया जाए।
मैं हैरान थी कि ये लड़कियां कौन हैं। एकदम से ये शोर की आवाज़ सुनकर जेल का अमला भी चौकन्ना हो गया था। मेरे वजूद में तो जैसे खून की गर्दिश मज़ीद तेज़ हो चुकी थी। मेरे गांव की कई नौजवान लड़कियां थीं जिनमें मेरी माँ भी शामिल थी। गांव की ख़वातीन को यहाँ देखकर न्यूज़ चैनल वाले भी वहाँ आ चुके थे। बाकायदा बयान रिकॉर्ड किए जाने लगे। मेरी आवाज़ कई शहरों तक पहुँचाई जाने लगी। उस रोज़ मुझे फांसी होनी थी, मगर जब ये केस सब तक पहुँचाया गया तो हर कोई उठ खड़ा हुआ। सबका कहना यही था कि सेल्फ़ डिफेंस की खातिर इसने ऐसे किया तो सज़ाए मौत कैसी। जागीरदार जैसे लोगों को तो सरेआम कोड़े मारकर मौत के घाट उतारना चाहिए। वो जज जिसने मेरा फ़ैसला सुनाया था वो भी घबरा गया। ये गांव की ही लड़कियां थीं जो मेरी आवाज़ बनी थी। मैं जानती थी अगर मुझे मार दिया गया तो एक मर्तबा फिर गांव में वही खेल शुरू कर दिया जाएगा। कई लड़कियां उठ खड़ी हुई थी। उनके माँ बाप भाइयों ने उन्हें मारा रोका, मगर वो नहीं रुकी थी। यूँ मेरा फ़ैसला भी बदल दिया गया और मुझे बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। गांव से इस तरह के तमाम रीत और रवाजों को ख़त्म करने का फ़ैसला सुनाया गया और अगर कभी मुस्तकबिल में इस तरह का घटिया रवाजों को कायम करने की कोशिश भी की गई तो इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त सज़ा सुनाई जाएगी। हर न्यूज़ चैनल पर मेरा नाम लिया जा रहा था। मेरे बाप का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया था। मेरी माँ बाप मुझसे माफ़ी मांगने लगे, मगर मैं उन्हें माफ़ कर चुकी थी। मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और वकालत की डिग्री हासिल कर ली। बकौल जागीरदार के 4 जमातें पढ़कर हमें ही पाठ पढ़ाएगी वाला जुमला अक्सर जहन में आता है। लड़कियां 4 जुमले पढ़ लें तो उन्हें अच्छे बुरे की तमीज़ सीख जाती है और वो अपनी डोर अपने हाथ में ले लेती हैं और अपने फ़ैसले खुद करती हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि वो घर वालों से मुँह ज़ोर हो गई हैं या उनसे इख्तिलाफ़ रखती हैं, बल्कि इसका मकसद यही होता है कि वो ख़ुद भी राह हक़ पर चलें और अपने घर वालों को भी एक मस्बत सोच दें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा।